हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी 8वीं क्लास होगी बीपीओ मेंस के लिए। इसका मतलब है हमने जो 16 टॉपिक में आपके डिवाइड किए थे, धीमे धीमे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हीं टॉपिक्स के अनुसार क्लासेज आपकी आ रही हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियाँ एवं समाधान। तो अगर ये टॉपिक आप ध्यान से देखोगे तो जिसने भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी की होगी उसको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसे का टॉपिक है। इस पे आप 1200 पेज का एक ऐसे लिख सकते हो, लेकिन फैक्चुअल चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। गिनी चुनी 8-10 हेडिंग्स मिल जाएंगी और उन्हीं हेडिंग्स में जो चुनौतियाँ आएंगी उसी का ही आप उपाय लिख दोगे तो वो समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये वैसा टॉपिक है। यहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा नहीं हैं, समझने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, बंद दरोगा में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें अवधारणा वाले ही टॉपिक थे, आपकी समझ बननी थी और उस समझ से 4-4 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आए थे। तो यहाँ पे भी ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका मेंस का एग्जाम है। मेंस के एग्जाम में अगर कोई 100 क्वेश्चन का पूरा है एग्जाम, उसमें से 65 दे दिए इन्होंने किसको? पंचायती राज को। 65 में जो जो टॉपिक दिए, गिने चुने टॉपिक दिए हैं, उन टॉपिक को ये डिटेल में पूछना चाह रहे हैं। आपकी समझ ये जानना चाह रहे हैं तो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। हर एक चीज़ समझते चलो। हमने कोशिश की है इस टॉपिक को बड़े वीआईपी तरीके से कवर कराने की। अलग अलग उसमें उसको डिवाइड कर लिया कि प्रशासनिक चुनौतियां क्या है, वित्तीय क्या है, कार्यात्मक क्या है, आर्थिक सामाजिक चुनौतियां क्या हैं। फिर जैसे प्रशासनिक बोल दिया तो प्रशासनिक के अंदर भी कि पंचायत लेवल पे प्रशासनिक चुनौतियां क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, जो मशीनरी है उनसे क्या है। तो बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इसके पहले एक चीज़ आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। तो देखो, पंचायती राज अभी चल रहा है, इसके बाद यूपी जीके आएगी और लास्ट में आएगा आपका कंप्यूटर। जैसे ही पंचायती राज खत्म होगा, हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की ओर बढ़ेंगे तो इसका रिवीजन आपका शुरू हो जाएगा, साथ में यूपी जीके आपकी चलने लगेगी। ठीक है, ऐसे करके ये प्रोग्राम चलेगा। एक बात और है, कुछ स्टूडेंट हैं तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ चीज़ दिखी उनके हिसाब की नहीं दिखी, वो कंफ्यूज हो गए, फिर उन्होंने तुरंत सर्च किया, कुछ अलग दिख गया। तो एक बात ध्यान रखना, आप गूगल करते हो, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स पे जाया करो। अगर वहाँ से चीज़ें मिल रही हैं तभी समझा करो, ये क्लियर है। मैं कल का एग्जाम्पल देता हूँ। कल मैंने बंद दरोगा पे वीडियो बनाया था कट ऑफ का। बहुत दिन से स्टूडेंट क्या है ना, स्टूडेंट पीछे पड़ जाते हैं। मैं ज़्यादा कट ऑफ बाजी में पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, कट ऑफ ये बनाने वाले बताने वाले बहुत पड़े हुए हैं। जिनको ये काम नहीं है, कंटेंट देने का काम नहीं है, वो क्या करते हैं, कट ऑफ बनाते हैं। कट ऑफ जब आपका एक बार एग्जाम हुआ तो कट ऑफ एक ही बार आती है, और अगर एक बार आपने सही से आकलन कर लिया तो आप अपने ही कट ऑफ को झुठला रहे हो अगर कट ऑफ इधर उधर कर रहे हो। सिंपल है। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या होता है, वो आशा रखते हैं, जिनका एक नंबर इधर उधर है तो वो बोलते रहते हैं। मैंने भी सोचा चलो विश्लेषण करें, बट डेटा उतना था नहीं। इधर मैं बिजी हूँ, बीपीओ के एग्जाम में तो बिल्कुल समय मिल ही नहीं रहा है। फिर भी मैंने बनाया। तो मैंने क्या किया, अब जनरल का कट ऑफ तो पता होता है, वही देखता हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं। मैंने गूगल किया, सिंपल सा, कि चलो कम से कम सारी उसका कट ऑफ पता चल जाए कैटेगरी का। तो देखो, सबसे पहले मैंने यही डाला, बंद दरोगा कट ऑफ। अड्डा 247 वालों ने कट ऑफ लिख दिया, कितना गया, 71.50 और 71.25। 0.25 का अंतर कर दिया ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में। फिर मैंने एक बार और क्रॉस चेक किया। ठीक है, तो मैं गया इस पे कैरियर पावर पे। ये तो अड्डा 247 हो गया। कैरियर पावर की वेबसाइट पे गया तो इन्होंने भी यही कर दिया, 71.50। तो वैसे मैं इन वेबसाइट पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट टाइम इतना कम था कि मैंने तुरंत सोचा कि जब दो दो जगह से क्रॉस चेक कर लिया, यही होगा कट ऑफ बाकी कैटेगरी का। ठीक, नोटिफिकेशन जब आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर सर्च करते हो, थोड़ा समय लग जाता है, कौन सा नोटिफिकेशन देखना है क्या। तो तुरंत बिलीव करने पे ये दोनों जो हैं वेबसाइट है मोस्ट ऑथेंटिक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इनसे। जब मैं इन पे डायरेक्ट चला गया, इसके बाद दिया, तो उसमें क्या है, यही सेम चीज़ हो गई कि मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस का आपका कितना गया, 71.25, और जो ओबीसी है उनका भी यही गया, मतलब 0.25 का अंतर है। वैसे तो अंतर रहता नहीं है ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस और जनरल में। यूपी में बहुत कम अंतर रहता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अंतर है तो फाइनल में भी होगा। अब ये चीज़ जैसे ही आपने सोर्स तो अपना चीज़ें अपनाई, बट उसकी जवाबदेही ना आपकी होती है। कोई सोर्स जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं है ना। स्टूडेंट वहाँ पे, कुछ स्टूडेंट तो इतने बदतमीज होते हैं, वो बोलने के लिए रेडी हैं। इनमें से बहुत से वो स्टूडेंट है ना जो इन्होंने मेरे को पर्सनल कॉल कर करके, उनकी लाइफ में इतनी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो मैंने एक एक पॉइंट पे बहुत सारे स्टूडेंटों को संभाला कि तुम पढ़ने पे फोकस रखो, पढ़ो। कुछ स्टूडेंट वो हैं जिन्हें अब लगने लगा है कि वाओ, इतने नंबर आ गए हैं, सब है, अब तो बढ़िया, आराम से, कहीं किसी का कोई वो नहीं है।
जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स हैं ना, उनसे थोड़ा सा बोलना, जो कंटेंट आपने पढ़ा था वो कंटेंट दिखा दो, किस कंटेंट से पढ़ के गए थे। अगर कंटेंट दिखा दिया, उसमें क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि यहाँ से पढ़ा है, तो अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। हम यूट्यूब पे फ्री में दे रहे थे, सारी क्लासेज यूट्यूब पे हमने फ्री में दी है, तो जिन्होंने पेड बैच में भी नहीं होंगे ना, उन्हें भी समझ में आएगा। पिछली बार भी यही हुआ था कि जब हमने 15 से 16 क्लासेज कर दी थी ना, तब तक कोई बुक भी नहीं आई थी। एक आई थी ज्ञान मुद्रा की, उन्होंने सिर्फ 4-4 पेज का कॉपी पेस्ट मारा था। शुरुआती 8-10 टॉपिक सही थे, बाकी सब फर्जी थे, ठीक है। इसके अलावा कोई बुक भी नहीं आई थी, ना कोई कोचिंग वाला पढ़ा रहा था। आज भी वही सिचुएशन है। पंचायती राज के जो टफ टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग के 1-2 तो बता दिए इतिहास वाले, अब कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे वो। तब तक वो वेट कर रहे हैं जब तक कोई कंटेंट ना आ जाए। अब देखना, यही कंटेंट आपको कॉपी होता हुआ मिलेगा। इतनी समझ जिन स्टूडेंटों के पास नहीं होती है ना, वो सबसे ज़्यादा लॉस खुद का कर रहे होते हैं और खुद को मूर्ख बना रहे होते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले उनको बनाने बैठे हैं। वो मूर्ख बना ही रहे हैं कोचिंग वाले आराम से, बढ़िया। वो क्या करेंगे, इसी कंटेंट को बेहतरीन लगा के, सजावट करके, बढ़िया सी पीपीटी तैयार करा के दे देंगे, उनको लगे वाह क्या बेस्ट है। चलिए अब क्लास पे आ जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां एवं समाधान। देखो, जब चुनौतियां देखनी है आपको पंचायती राज व्यवस्था की, तो थोड़ा सा आप ना अपने आसपास सोच लो, बहुत ज़्यादा इसको उसमें नहीं जाना है। क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को किस लिए लाया गया था। ऐसा तो है नहीं कि गाँव में पैसा नहीं पहुँच रहा था, कार्य नहीं हो रहा था, सब हो रहा था। इसको इसलिए लाया गया था कि जो कार्य होना है वो गाँव के ज़रूरत के अनुसार हो। गाँव के लोग बताएं कि क्या कार्य उनके गाँव में होना है। ये नहीं है कि राज्य में बैठा हुआ आदमी सचिवालय से डिसाइड हो, उनको क्या पता है कि इस गाँव की क्या ज़रूरत है। प्लस जो पैसा है वो ये लोग यूज करें अपनी इच्छा अनुसार, जो इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य लगे उसमें यूज हो, और इनको स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता का मतलब होता है, एक स्वायत्तता तो ये हो गई कि जैसे इन लोगों को अभी मिली हुई है पंचायती राज को, कि राज्य सरकार के अधिकारियों के अंडर में रहते हुए स्वायत्तता मिली। ये भी नहीं कि कानून के तहत मिली, कानून बदलना पड़े राज्य सरकार को तभी इनकी स्वायत्तता हटेगी, नहीं। राज्य सरकार का अगर डीएम ने चाह लिया तो पंचायती राज व्यवस्था को कोई स्वायत्तता नहीं है। उसने चाह लिया तुरंत सदस्य को हटा सकता है, बर्खास्त कर सकता है, सारे उनकी जो भी चल रही योजनाएं निकाल सकता है, पैसा ऐसा भी बंद कर सकता, मतलब इतनी स्वायत्तता इनको मिली है। तो इस स्वायत्तता को बढ़ाने का काम होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन था। तो पहली तो यही हो गई। अगर आप देखो इनकी चुनौतियां क्या क्या हैं, वित्तीय हो गई, वित्त की कमी है इनके पास, खुद के फंड नहीं है, खुद के कर लगाने की शक्ति है, वो कर लगा नहीं पा रहे हैं, क्या परिस्थितियां वो भी देखेंगे। फिर प्रशासनिक है, इनके पास खुद का ना काडर है, ना कर्मचारी है, ना ढांचा है, तो ये किससे बात काम करवाएंगे, अपना किससे बात मनवाएंगे। तकनीक नहीं है, जो खुद की एक टेक्निकलिटी, कोई भी आपको अपने काम करना है तो क्या चाहिए, एक ऐसा चाहिए कि आपका स्टाफ हो जिसके पास हर चीज़ का नॉलेज हो। अगर कंप्यूटर का यूज हो रहा है तो कंप्यूटर का नॉलेज हो, खुद का डेटा, कभी कोई नीति बनती है तो एक डेटा चाहिए होता है, उसका विश्लेषण करने के बाद ही आप क्या करते हो, नीतियां बनाते हो, तब वो नीतियां जमीन तक जाती हैं। वो नहीं है। स्वायत्तता की मैंने बात कर दी कि स्वायत्तता तो केवल कहने की है, कागजों पे है। जब चाहे सदस्यों को बर्खास्त किया जा सकता है, प्रधान को बर्खास्त किया जा सकता है। और एक इनके पास जिसको बोलते हैं रामबाण है, क्या कि 6 महीने तक तो ये किसी भी पंचायत को बर्खास्त रख सकते हैं, अपनी समिति के माध्यम से शासन कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग कार्य करने की चुनौतियां देखेंगे। कार्य की देखेंगे तो पहले पंचायत ग्राम सभा के स्तर पर देखेंगे, फिर पंचायत के स्तर पर फिर वित्तीय देखेंगे और फिर प्रशासनिक देखेंगे। तो सारी चुनौतियां आप देखो, लाल फीताशाही आ जाएगी आपकी, भ्रष्टाचार आ जाएगा, महिलाओं को वो दिया गया प्रतिनिधित्व तो उनमें शिक्षा की कमी है। सरपंच पति जैसे वो चल रहे हैं प्रचलन में, कि महिला केवल बन जाती, ना वो प्रचार करने जाती है, ना उसको कुछ पता होता है, और उसके नाम पे काम भी होता रहता है, पंचवर्षीय निकल भी जाती है योजना, ठीक है। ऐसे भी चल रहा है। जो समाज के वंचित तबके हैं, उनका कोई व्यक्ति बन जाए तो वहाँ भी चुनौतियाँ हैं, बाकी के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चुनौतियाँ देखते हैं वन बाई वन करके, और फिर उनके उपाय देखेंगे। तो पंचायतों का मुख्य कार्य क्या दिया गया था इनको, आर्थिक और सामाजिक विकास करना, ठीक है। तो आर्थिक विकास करेंगे और सामाजिक न्याय के लिए ये क्या करेंगे, योजनाएं लेके आएंगे, योजनाएं बनाएंगे भी और इनको क्रियान्वित भी करेंगे, ये काम है। इस कार्य को करने हेतु पंचायतों की कार्यात्मक, वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक स्वायत्तता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रमुख चुनौतियां भी इसी स्वायत्तता को लेकर है। आगे चलते हैं, कार्यात्मक चुनौतियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ग्राम सभा को देखते हैं। ग्राम सभा क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो।
ग्राम सभा होती क्या है, जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है, पिछली क्लास नहीं पढ़ी है, तो 7 क्लासेज पढ़ चुके हैं। एक एक क्लास पढ़ो, आप सीरियस कैंडिडेट हो, स्टूडेंट हो, एक एक क्लास को समझो, एक एक शब्द का मीनिंग समझो। इतना सिंपल नहीं है, पेपर में वही लगता है इजी, सिलेबस छोटा लगता है, बट पेपर में आप गलत करके आते हो, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या होता है, जितने भी मतदाता सूची में लोग हैं, मतदाता सूची में जितने लोगों के नाम हैं वो क्या होते हैं, सारे ग्राम सभा कहलाते हैं, उस गांव की मतदाता सूची में, ठीक। अब ये मतदाता सूची में जिनके नाम हैं, इनमें से कोई भी प्रतिनिधि फिर खड़ा हो सकता है। तो वहां के चुनाव में जो खड़े होते हैं उम्मीदवार होते हैं। जब ये उम्मीदवार जीत के आते हैं तो 2 टाइप के बनते हैं, एक बनता है प्रधान और कुछ बनते हैं सदस्य। ये प्रधान और सदस्य मिलके बनाते हैं क्या, ग्राम पंचायत। मुख्य कार्यकारी निकाय क्या होता है, कार्यकारी मतलब जिसके पास शक्तियां होती हैं, अधिकार होते हैं, वो होता है यही पंचायत, जो चुने हुए होते हैं। ये तो हो गया सिस्टम। लेकिन ग्राम सभा को क्यों बनाया गया था, ग्राम सभा को इसलिए बनाया गया था कि यही मेन दिल और दिमाग पंचायतों का यही होता है। कैसे होता है कि सारा चुनाव तो इसी लेवल पे होना है ना, ग्राम सभा का हो रहा है, ब्लॉक प्रमुख के जो सदस्य होते हैं, बीडीसी शायद बोलते हैं इनको, ब्लॉक के लिए जो जाते हैं सदस्य बन के, वही आगे चल के ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। तो बीडीसी भी यही इसी स्तर से चुने जाते हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनना है तो चुनाव वहाँ गाँव के आदमी तो वोट दे रहे हैं, हर गाँव का आदमी देता है पूरे जिले का। तो सारे पंचायतों में ग्राउंड लेवल पे कौन है, ग्राम सभा, जो वोटर हैं। अब गांव है एक, कितने लोग हैं, 1000-2000, इतने ही लोग हैं गांव में, ठीक है। कहीं कहीं 3000 की जनसंख्या है। तो सपोज करो कि तुमने 3000 की जनसंख्या तक लोगों को ले गए कि यहाँ पे हम लोकतंत्र ले जाएं। लोकतंत्र ले जाने का मतलब नीतियाँ बनाने में भी इनका योगदान हो और नीतियों को चलाने में भी इनका योगदान हो। लेकिन इनके ऊपर भी तुमने एक बिठा दिया प्रधान। अब ये पूरी ग्राम सभा यहाँ से इररिलेवेंट हो गई, ना इसकी सुन रहा है कोई, ना इसकी बातें मान रहा है। थोड़ा बहुत दबाव होता है कि हमारे एरिया में ये नल खराब हो गया, ये सड़क खराब हो गई, मानना ना मानना, कभी कभी उसकी दुश्मनी होती है तो दूसरे एरिया में कुछ काम ही नहीं कराता प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ग्राम सभा को इररिलेवेंट कर दिया। फिर वो लोकतंत्र को आप नीचे स्तर पे तो ले गए, लेकिन गिने चुने 2-3 आदमियों तक पहुंच पाया और उसने सारा काम करा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, थोड़ी कमियां आ गई। कैसे कमियां आ गई मैं बताता हूँ। स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है, जनमत संग्रह होता है ना, राइट टू रिकॉल रहता है, किसी चीज पे है तो बुला सकते हैं। जैसे उन्होंने जिस प्रतिनिधि को चुना है तो उसको क्या है, बुला भी सकते हैं अगर उनको उसका काम अच्छा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें, सिटीजन चार्टर है वहाँ पे, किसी भी चीज़ पे प्लेबिसाइट वगैरह हो जाता है। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं कि जनता से डायरेक्ट राय ले ली जाती है। इंडिया में ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, हर आदमी की राय अलग अलग है, ऐसे तो निर्णय न लिए जाएं। तो प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जा रहा है। लेकिन एक देश, स्विट्जरलैंड जैसा देश, डायरेक्ट शासन कर रहा है हर चीज में, बड़ी चीज में जनता से पूछ रहा है, और जनता जो बता रही उसी आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। इंडिया में जब एक छोटे लेवल पे आप लेके गए, जहाँ पे 2000 की जनसंख्या है, अगर एवरेज मान लो एक पंचायत की, ठीक है, तो वहाँ पे आप इतना तो डाल ही सकते थे कि ग्राम सभा का रोल बड़ा कर देते। ग्राम सभा का यहाँ से मतदान करना या कोई भी चीज करना है ग्राम सभा के उसमें आता, ना कि आपने यहाँ पे भी एक प्रतिनिधि बिठा दिया जो कि क्या है, प्रधान। जवाबदेह किसके प्रति होता है, वो अपने अधिकारी, 1-2 अधिकारियों को जवाब देता है, बाकी वो सुनता भी नहीं किसी, जहाँ से फंड निकलना है, साइन होना ही। तो सबसे बड़ी चीज तो यही की इन्होंने। आ जाते हैं ग्राम सभा पे, कि ग्राम सभा के कार्य देख लेते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 243 के, का नहीं, ए है, मतलब ये मतलब होता है का, ठीक है। तो 243 का के अनुसार ग्राम सभा अपने स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य के विधानमंडल की विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं, ठीक। राज्य के जो विधानमंडल है ना, उसकी विधि द्वारा जो भी कानून बने और वो कानून में जो भी शक्तियां दी जाएं, वो ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग करेगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कार और शक्तियां विधानमंडल की दया और इच्छा पर निर्भर हैं। विधानमंडल यहाँ फिर भी बड़ी चीज होगी, विधानमंडल की बात होगी तो भी बड़ी चीज होगी, लेकिन ये केवल कागजों पे है। ये भी दया किस पे निर्भर है, आपकी प्रशासनिक मशीनरियों पर, प्रशासनिक जो आदेश होते हैं उन पे। आगे चलते हैं। पंजाब हुआ आपका, तमिलनाडु हुआ, एमपी हुआ, केरल, ये 4 राज्यों को छोड़ दो। केरल में तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो है ना, वो थोड़ी ज़्यादा वो है, मतलब जिसको बोलते हैं परिपक्व। इन्होंने काफ़ी अधिकार दे रखे हैं, वित्तीय अधिकार दे रखे हैं उसको, बड़ा अच्छा काम भी होता है। तो केरल इसलिए तो बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य,
और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरा प्रति व्यक्ति आया। पॉवर्टी अभी इंडिया में आया था कि इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, 33 के आसपास है, ठीक है, मल्टी डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स MDP जो होता है आपका। और यहाँ पे केरल में बात की जाए तो पॉइंट में है, 0.13 या ऐसे करके है, 0 पॉइंट। इतना केरल ने विकास किया है क्योंकि उसमें PDS जो सिस्टम होता है आपका, पूरे देश में सफलता रेट है 17%, यहाँ पे था 60 के आसपास। ये है केरल का सिस्टम। MP है, MP ने भी बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, सरपंच को आप MP में वापस बुला सकते हैं, ग्राम सभा, ये अधिकार MP ने दिए। तो इन 4 राज्यों को अगर आप छोड़ दो तो सभी राज्यों ने ग्राम सभा को मात्र बातचीत करने की संस्था बताया। सारे राज्यों ने क्या बताया, ग्राम सभा की बात हो रही, ध्यान रखना कि ये केवल बातचीत करने की संस्था है, सारे काम करना, निर्णय लेना वो कौन करती है, ग्राम पंचायत, चुने हुए लोग, ठीक है। इसके सुझावों को मानना या ना मानना ग्राम पंचायत की इच्छा पर निर्भर है। तो यहाँ पे भी तो आप वही प्रतिनिधि लोकतंत्र लेके आ गए हो, नीचे सिर्फ 1-2 लोगों के हाथ में सत्ता थमा दी है, जबकि यहाँ तो 1000-2000 लोग हैं, इनको तो आप डायरेक्ट शासन की इतनी पावर तो दे सकते थे कि ये इंटरफेयर कर सकें, ठीक है। ग्राम पंचायत की इच्छा पर निर्भर है, जबकि ग्राम सभा संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ और दिमाग है, दिल तथा दिमाग है ग्राम सभा। अब देखो राज्यों ने ग्राम सभा बनाई क्यों, जब इसका कोई रोल ही नहीं है उतना कुछ, तो इसको बनाया क्यों। तो ये देखो, ये लिख दिया है यहाँ पे कि इनकी मजबूरी थी, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने इसे अनिवार्य बना दिया था कि आपको ग्राम सभा बनानी पड़ेगी। इसलिए राज्यों ने नाम मात्र की ग्राम सभा बना दी, पर इन्हें शक्तियां नहीं दी। और एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको ध्यान रखना, ये चुनौतियों में आता है। इससे आम लोगों की भागीदारी सीमित होगी। अब कैसे भागीदारी सीमित होगी, आप डिसीजन मेकिंग में आपका कोई रोल चल नहीं रहा है, ठीक है। आपका कोई काम अगर आप कराना चाह रहे हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो नहीं रहा, प्रधान की इच्छा पर निर्भर है। तो ग्राम सभा की बैठकों का है तो कि 2 बैठकें साल में बुलानी है आपको ग्राम सभा की, लेकिन बैठकों में जाएगा कौन। सपोज करो गाँव में तो मजदूर लोग भी बहुत रहते हैं, तो दिहाड़ी मजदूर है, तो उसका तो एक दिन की कमाई मर जाएगी, वहाँ तो उसको कुछ मिल नहीं रहा है बैठक में जाने से, ना उसका कोई काम हो रहा है। कि ऐसा है कि उसके आसपास सड़क बन जाए अगर उसके एरिया की है जाने से, तो वो यही सोचे चलो 1-2 दिन की चली गई मजदूरी, चली गई, कम से कम काम तो हो गया एरिया का। ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, बंदा भाग ही नहीं लेगा। तो आम लोगों की भागीदारी इससे सीमित हुई। आगे चलते हैं। अगला है चुनौती में पंचायतों के कार्य और उनका 3 स्तरों पर बंटवारा। पंचायत की अगर जहाँ पर केवल पंचायत लिखा हो तो समझ जाया करो 3 स्तरों की बात हो रही है। जहाँ पे ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र हो तो क्षेत्र, मतलब आगे कुछ लगा हो तो समझ जाया करो केवल उस विशेष की बात हो रही, और पंचायत कॉमन हो तो सारे क्षेत्रों की बात हो रही। तो अनुच्छेद है, बार बार अनुच्छेदों का मैं जिक्र इसलिए कर देता हूँ कि आपको याद हो जाए, जब बार बार सामने आए। तो 243 छा क्या बोल रहा है, पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगी। आर्थिक विकास आप लोग समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास तो सबको पता है। सामाजिक न्याय वो होता है जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, ठीक है। तो सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाएंगी। ऐसी योजनाएं बनाते समय पंचायतें क्या करेंगी, 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों को भी ध्यान में रखेंगी। ये लिखा हुआ है आपके अनुच्छेद में। अनुच्छेद मतलब संविधान की बात हो रही है, ठीक है। ये संविधान में लिख तो दिया है, लेकिन आज भी कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने 29 के 29 विषय गाँवों को सौंप दिए हों। सर्वाधिक विषय अगर सौंपने के मामले में भी जाओ तो साउथ के ही राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु वगैरह, गुजरात, इन्होंने ही सौंपे। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने 6-6, 7-7 विषय ही सौंपे, ज़्यादा नहीं सौंपे। तो यूपी पे आ जाते हैं। यूपी ने क्या किया, यूपी सरकार ने 18 विभाग, विषय और विभाग अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे चिकित्सा विभाग है तो अस्पताल बनाना है, छोटा सा क्लिनिक जो आपका बन रहा है ना आयुष्मान भारत की तरह, वेलनेस क्लिनिक बन रहा है, वेलनेस सेंटर, ठीक है। तो अगर छोटा सा वेलनेस सेंटर या आंगनबाड़ी वगैरह बनाना है तो ये किसके, चिकित्सा के अंतर्गत आ जाएगा, महिला विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो 2-2 डिपार्टमेंट आ गए आपके इसमें। ऐसे ही करके अलग अलग डिपार्टमेंट के टोटल कितने, 18 डिपार्टमेंट के काम सौंपे हैं यूपी सरकार ने। संबंधित प्रशासनिक आदेशों द्वारा, किस वजह से, मतलब तरीका क्या है सौंपने का, केवल प्रशासनिक आदेशों द्वारा सौंप दिया गया। ये नहीं कि इसके लिए कानून बना रहे हो, कानून में वो कर दें। जब कोई कानून बन जाता है ना, फिर कानून को बदलना मुश्किल होता है। बिल लेके आओ, फिर पूरा मीडिया में चलता है, चीज़ें वो होती हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, तो सरकार कानून बनाने के बाद पीछे हटना मुश्किल होता है। लेकिन जब आपने प्रशासनिक आदेश द्वारा दे दिया तो कभी भी वापस ले सकते हो। और जो हस्तांतरित कार्य हैं
वो मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण से ही संबंधित हैं। मतलब केवल आप मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपको दे दें। जबकि राज्य सरकार ने बोला था पहले कि 32 विभागों के कार्य पंचायतों को हस्तांतरित करेंगे, और इसको इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन जुलाई 1999 में 1999 की बात हो रही, इन्होंने कुछ और विभागों के कार्य और शक्तियां किसको, पंचायतों को हस्तांतरित कर दी। ठीक है, लेकिन ये जो शक्तियां दी गई हैं ना, इसमें भी क्या है, केवल कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, रियल में वास्तविकता में ग्राउंड पे कुछ खास नहीं मिला। इससे क्या स्पष्ट होता है कि इससे देखो, ये जो सारी चीज़ें स्टोरियाँ बताई हैं ना, जो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, ग्राम सभा क्या हुआ, तो उनका मोरल ऑफ द स्टोरी बता दे रहा हूँ क्या क्या है। तो मेन चुनौतियाँ वहाँ से भी पढ़ लेना, और फिर यहाँ पे आ जाएगा समराइज होके कि पंचायतों के कार्य और अधिकतर राज्यों में कार्य तथा अधिकार क्षेत्र, अधिकतर राज्यों में क्या है, ये अस्पष्ट हैं। ये पता ही नहीं है कि ये कार्य पंचायतों का है, और अगर एक पंचायत का है तो दूसरी का कहाँ से सीमा खत्म हो रही है और पहले की कहाँ से आ रही है। अगला क्या है, कुछ ही राज्यों ने पंचायतों के तीनों स्तरों पर कार्यों का बंटवारा उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर किया। कैसे, फिर मैं बताता हूँ। गुजरात में एक कानून है, पंचायती राज जो कानून है, उसी में बोला कि जो पंचायतों का एक कार्य क्या है, माध्यमिक स्कूलों को खोलना। माध्यमिक स्कूल होता है 10th स्तर तक का। आप सपोज करो किसी पंचायत का 1000 की ही जनसंख्या है, पूरी पंचायत की जनसंख्या, तो बच्चे कितने होंगे, मुश्किल से 1000 की जनसंख्या में 200-300। माध्यमिक स्कूल जो है उसके कितने होंगे, प्राइमरी तो मान सकते हैं, तो माध्यमिक स्कूल के और कम बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखो कि यहाँ पे माध्यमिक स्कूल खोलने का एक पंचायत पे कोई औचित्य नहीं बन रहा था, तो आपने कार्य कौन सा दे दिया, इनकी जो क्षमता से बाहर का है। जैसे पशुपालन है, तो पशुपालन में कार्य, पशुपालन वगैरह तो ठीक है, इसमें दे दिया इसकी ब्रीडिंग जो है, नस्ल का एकदम उन्नयन किया जाए, टीकाकरण कराया जाए, और चीज़ें कराई जाए, मतलब रिसर्च कराया जाए उसकी नस्ल पे। जब उन्नयन करोगे आप, तो ये रिसर्च कौन, पंचायत थोड़ी कर पाएगी, बट आपने सौंप रखे, तो उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर नहीं किया है। ठीक है, कुछ ही राज्यों ने ये किया है, बाकी राज्यों ने नहीं किया। ठीक, ये सभी कार्य शासनादेश से हस्तांतरित किए गए। जैसा मैंने बोला, शासनादेश क्या होता है, जो अधिकारी होता है सचिव, वहां से निकल आता है और उसी आदेश से वापस भी हो जाता है। तो ये 1 मिनट लगता है लाने में और 1 मिनट लगता है वापस करने में। ठीक है, फिर अगला क्या है, पंचायतों के कार्य, अधिकार और शक्तियों को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कराने की एक चुनौती है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कराओ। वैसे विधानमंडल के कानून भी चेंज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, राज्य में खासतौर से। यूपी तो फिर भी यहाँ पे विधान परिषद है, विधान परिषद भी 4 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकती, अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि एक बार पारित तो कराना पड़ेगा आपको, विधान परिषद से भी, विधानसभा से। और राज्यों में क्या, विधानसभा से किया और जिसकी सरकार होती है वो बहुमत में होती है, तो तुरंत वो भी चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं, वित्तीय चुनौतियाँ। वित्तीय चुनौतियाँ देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हो तो आपको पता होगा कि कोई भी कार्य और शक्तियाँ दे दी जाएँ आपको, अगर आपको पैसा ना दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, ना आप स्टाफ रख पाओगे, ना आपकी बात सुनेगा कोई, ना काम तो कुछ करा ही नहीं पाओगे। तो मेन तो यही है, आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है। राजनीतिक स्वतंत्रता से भी, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो बोलते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो वित्तीय चुनौतियाँ देख लेते हैं क्या क्या है। तो वही चीज़ है कि कितने भी कार्य सौंप दिए जाएं, लेकिन अगर पर्याप्त वित्तीय साधन ना हो तो वो अर्थहीन है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल में द्वैत शासन चला था। द्वैत शासन में क्या था कि दीवानी अधिकार किसके पास थे, कर वगैरह वसूलने के, अंग्रेजों के पास, और निजामत अधिकार नवाब को दे दिए थे। नवाब को बस एक फंड जाता था, उस फंड में उसका ही खर्चा नहीं चलता था, तो क्या हो, इतना ज़्यादा क्राइम, इतना बुरे पैमाने पर शोषण हुआ था बंगाल का उस द्वैत शासन के दौर में कि तहस नहस हो गई थी व्यवस्था। सेम यहाँ पे कि अगर आपने वित्त नहीं दिया तो कोई काम नहीं होता है। तो चलते हैं, क्या है पहला, क्या है, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में वित्त संबंधी प्रावधान हैं विभिन्न राज्यों के। ठीक है, क्योंकि ये राज्यों का विषय है पंचायती राज, तो विभिन्न राज्यों ने अपने अपने कानून पारित किए, तो उनके अधिनियमों में वित्त संबंधी अलग अलग प्रावधान हैं। लेकिन मोरल ऑफ द प्रावधान जो भी है एक समान ही है हर जगह, कि पहला सबने बोला है वित्त आयोग बनेगा इनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए। वित्त आयोग क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट देगा। तो वित्त आयोगों ने रिपोर्ट में क्या देगा, वही देगा कि इनको और टैक्स सौंपे जाएं,
राज्य के करों में इनका हिस्सा बढ़ाया जाए, अनुदान इनका एक फिक्स कर दिया जाए, इतना तो देना ही देना है, और चीज़ें भी इनको दी जाएं। ये सारे वित्त आयोग ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन होगा क्या, राज्य सरकारें सिफारिशें तो मान ली कुछ आंशिक तौर पे, लेकिन मौखिक रूप से मानी, अभी लागू नहीं किया। यही है यहाँ पे 243 जा के अनुसार अनुच्छेद की बात हो रही है, मतलब संविधान की। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्मित प्रक्रियाओं और सीमाओं के भीतर, मतलब इस संविधान में लिख दिया कि राज्य विधानमंडल ऐसी विधि बनाएगा, कानून बनाएगा, उसके भीतर ही क्या कुछ कर, शुल्क और पथकर लगाने का अधिकार पंचायतों को दे सकता है। कुछ विशेष सीमाओं नियमों के अंदर राज्य सरकार इन्हें चुंगी, शुल्क, महसूल, उगाही के भी अधिकार दे सकती है। ये इन्होंने क्या संविधान में लिख दिया। आगे और लिख दिया कि राज्य की जो संचित निधि होती है, समेकित निधि, इससे भी पंचायतों को अनुदान डायरेक्ट, इसके बदले पंचायतों को कुछ लौटाना नहीं पड़ता है, ये भी दे सकती है। और भी दिया कि राज्य सरकार बैंकों से या कुछ अन्य संस्थाओं से पंचायतों को उधार लेने की भी अनुमति दे सकती है। ये सारी चीज़ें तो कर दें, वित्त की व्यवस्था यहाँ तो हो गई, ये तो हो गया संविधान में। लेकिन राज्यों ने क्या किया कि अधिकतर राज्य जैसे आपके बिहार हैं, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन सब में क्या है, ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति तो दी है, काफ़ी शक्तियाँ दी हैं, लेकिन इनके पास करों को लागू करने के लिए कुछ मशीनरी तो चाहिए। इनका तो एक कर्मचारी नहीं होता है खुद का, जो जिससे बोलते हैं ना सैलरीड पर्सन। तो पंचायतों का क्या, एक सचिव होता है, वो राज्य का कर्मचारी हो रहा है। एक ऐसा हो, डेडिकेटेड हो, उसके लिए उसको सैलरी मिल रही हो, शक्तियाँ भी हो, अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो दंड भी दे पाए, ऐसा तो है नहीं कोई। दूसरा रीजन क्या है, ग्राम पंचायत में क्या होती है ना, सारे लोग आसपास ही रह रहे हैं, प्रधान रह रहा है, उसके अगल बगल रह रहा है, उसका मोहल्ला है। सपोज करो उसने कर लगा दिया, तो उसके मोहल्ले वाले सबसे पहले उसको सुनाएंगे चार बातें, कर भी नहीं देंगे, जबरदस्ती लेगा तो अगली बार से उसको क्या हटा देंगे पद से। तो पंचायत की हिम्मत ही नहीं होगी प्रधान की कि वो कर लगाए। तो ग्राम पंचायत में आपसी संबंधों को देखकर प्रधान या सरपंच भी कर लगाकर अप्रिय नहीं बनना चाहते हैं। पंचायतों के स्वयं के आय के स्रोतों में काफ़ी भिन्नता है। स्वयं के आय के स्रोत क्या है, एक तो खुद के कर से, फिर कुछ वहाँ पे गांव में उत्पाद वगैरह हो रहे हैं उसको बेच के, पंचायतों की कुछ संपत्ति होती है उसको टैक्स लगा के संपत्ति को दे के किराए पे, ठीक है। तो पंचायतों के स्वयं के आय के स्रोतों में काफ़ी भिन्नता है। अधिकतर पंचायतें सरकारी अनुदान जो सरकार से मिलता है केवल उस पर ही डिपेंड है। पंचायतों के तीनों स्तरों में सर्वाधिक जिम्मेदारी निचले स्तर की, निचला स्तर मतलब ग्राम पंचायत, परंतु सबसे कम वित्तीय साधन किसके, इन्हीं के पास होते हैं, ग्राम पंचायतों के पास। अगर आपको बताएं एमपी लेड फंड्स, एमपी लेड फंड है एक, भाई एक अभी पीएम ने किया था, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसे करके थी, ठीक है योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक फंड मिलता था सांसदों को वो फंड गाँव को आदर्श बनाने में खर्च करना पड़ता था। अब सांसद अपने हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से कर रहे, जबकि वैसा ही कोई फंड होना चाहिए था जो ग्राम पंचायत को मिले, ठीक है। ऐसी एक रिपोर्ट आई थी। आगे चलते हैं। ज़्यादा आय प्रदान करने वाले साधन जैसे लघु वन उत्पाद, लघु वन उत्पाद तो आप लोग जान रहे होंगे, तेंदुपत्ता हो गया, चिरौंजी हो गया, मतलब लकड़ी को छोड़ के सारे आ जाते, शहद आ गया, खनन। तो ये लघु वन उत्पाद पे किसका रहता है, गांव के लोग तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन वन विभाग परमिशन वन विभाग देता है, पंचायतों के अंडर में नहीं होता है, ठीक। खनन, बड़े तालाब पंचायतों के नियंत्रण में नहीं है ये सब। पंचायतों के पास गृह कर, भूमि लगान और गैर मशीन द्वारा चालित वाहन, वो वाहन जो मशीन द्वारा नहीं चल रहे हैं, मतलब घोड़े वगैरह, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, इन पे ही कर लगा सकते हो। ये तो पुराने ज़माने की बातें हो गई, अब तो वो चीज़ें चल भी नहीं रही, जिनसे नाम मात्र की ही आय होती है। लेकिन इतना भी ध्यान रखना कि पंचायत में सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं आ रही, अगर जिला पंचायत है तो जिला पंचायत के पास ठीक ठाक शक्तियाँ होती हैं कर लगाने की। अब आते हैं, सभी राज्यों ने वित्त आयोगों का गठन किया, जितने भी राज्य थे। इन आयोगों ने पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न सिफारिशें दी। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी राज्य थे ना, जब केंद्र ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, 1 साल का समय दिया कि आप 94 तक समय है, इसको क्या करो, अपने यहाँ अधिनियम पारित कर लो। तो सारे राज्यों ने जो लास्ट डेट थी ना, उसके 2-2 दिन पहले ही पारित किए। इससे राज्यों की इच्छा शक्ति का पता चलता है कि मजबूरी में किया, वो लास्ट तक वेट कर रहे थे कि शायद सरकार, केंद्र सरकार बदले या कुछ चेंज हो, या अधिनियम में थोड़ा और वो दे दे। तो राज्य चाह नहीं रहे थे, और जो चीज़ राज्य नहीं चाह रहा है तो वो कैसे दे देगा शक्तियाँ अपनी। विभिन्न राज्यों ने इन सिफारिशों को आंशिक रूप से मान लिया, परंतु इन्हें कानून बनाकर या प्रशासकीय आदेश द्वारा लागू नहीं किया। कौन सी वित्तीय, जो वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उनकी बात हो रही।
एक रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया कि 1989-90 के दौरान, अब ये सोचो कि इतनी पुरानी रिपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रखो इन पे पंचायतों पे ज़्यादा रिसर्च और रिपोर्टें पब्लिश होती नहीं है, कोई कराता भी नहीं है, इनकी स्थिति का ना आकलन करता है, गिने चुनी बार हुआ है तो वही पुरानी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी के पंचायतों द्वारा करों से जुटाई गई राशि कुल आय की केवल 20% है। जो पंचायतों की कुल आय है जो इनको खर्च करने को मिलता है, तो इनके करों की कुल राशि कितनी 20% से भी कम थी। जबकि कुछ राज्यों को देखो तो केरल की कितनी 63, महाराष्ट्र की 45%, तमिलनाडु 33 और गुजरात 31%, ये इनकी कुल आय का हिस्सा है। तो देखो केरल में कितना ज़्यादा है। प्रशासनिक चुनौतियां देख लेते हैं, अब वित्तीय देख ली हमने, कार्यात्मक देख ली, प्रशासनिक क्या क्या आती हैं। तो सबसे बड़ा तो यही रोड़ा है, पंचायतों पर राज्य सरकार और नौकरशाही का नियंत्रण होता है, सबको पता है। किस किस चीज़ पे, कि पंचायती राज अधिनियम है जो राज्यों के, उनमें क्या क्या प्रावधान है, पंचायतों का निरीक्षण करना, पंचायतों को बर्खास्त करना, पंचायतों के प्रस्ताव को खारिज करना और पंचायतों को निर्देश देना, पंचायत के प्रतिनिधियों को बर्खास्त करना, इनसे संबंधित सारे प्रावधान इनके अधिनियमों में हैं और ये राज्य सरकार कर सकती है, उनके अधिकारी कर सकते हैं। अंतिम हथियार इनके पास क्या रहता है कि पंचायतों को 6 महीने तक ये बर्खास्त करके रख सकते हैं। तो 6 महीने किसी पंचायत को आपने बर्खास्त करके रख दिया और फिर चुनाव करा दिए दूसरे, तो दूसरी पंचायत आ गई, वो अपने आप डर जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और नीचे चलते हैं, जो आपने पढ़ा था अभी पंचायती राज अधिनियम में कि पंचायत को कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार भी अधिकार नहीं है, यहाँ समझ में आएगा कि पंचायत को क्या अधिकार था कि चपरासी, सिपाही, चौकीदार, सिंचाई विभाग का जो पेरोल होता है, कहीं कहीं पेरोल करके होता है, पटरोल लिखा होता है, तो ठीक है, इसको पटवारी, इसके विरुद्ध शिकायत तो कर सकती है पंचायत, लेकिन जांच वगैरह और कार्रवाई कौन करेगा, सरकारी अधिकारी। तो इन्हें शिकायत करने का अधिकार है, अनुशासनिक कार्रवाई करने का नहीं है कि अनुशासन वाली कार्रवाई ये कर दे पंचायत। पंचायत और उसके कर्मचारियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंचायत के पास कर्मचारी कौन रहते हैं बताइए मुझे, कोई खास रहता नहीं है। ठीक है, एक सफाई वाला रहेगा, वही जो ऊपर बात हुई, इतने ही कर्मचारी रहते हैं। तो पंचायतों को कार्य क्या क्या सौंपे गए हैं, कृषि, सामाजिक वानिकी, लघु तथा कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण और भी स्वच्छता, बहुत सारे काम है। ठीक है, ये सारे काम दिए गए हैं। और दूसरा काम क्या दिया गया कि सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु आप योजनाएं बनाओ, उनको चलाओ। जब ये योजनाएं उनको बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे। जैसे आज बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए हैं, ठीक, तो वो आंकड़ों के आधार पर ही वो आगे की योजनाएं बनेंगी। सेम इनको आंकड़े एकत्र करना, उनका एक खाका बनाना, योजनाओं का मूल्यांकन करना जब योजनाएं बन गई इत्यादि। अब ये सारे काम करने होंगे तो क्या क्या चाहिए आपको, आंकड़े एकत्र करने वाला चाहिए, उन आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति चाहिए, एक तकनीक चाहिए कि किस तकनीक के आधार पर आंकड़ों का आप एकत्र करोगे। तो इस सब चीज़ों के लिए एक पर्याप्त स्टाफ चाहिए। तो इसके लिए तकनीक और गैर तकनीक वाले कार्मिकों की आवश्यकता होती है और इसकी भारी कमी है ही नहीं। ये लोग, पंचायतों को प्रशासनिक स्वायत्तता देने हेतु जरूरी है कि उनके अपने कार्मिक और काडर हो, पंचायतों का खुद का काडर हो, खुद के कर्मचारी हो। ये बात की गई। गुजरात वगैरह में कुछ अधिनियम हैं भी जिसमें पंचायतों के काडर की बात की। काडर मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र बना दिया, जैसे पुलिस है ना, पुलिस डिपार्टमेंट, उनका खुद का काडर बना दिया, एक हायरार्की तय कर दी कि सबसे ऊपर डीजीपी होगा, फिर एडीजी होगा, फिर आईजी होगा, ये करके। ठीक है, ऐसी पंचायतों के खुद के कर्मचारी हों जिन पे वो चीज़ें लागू करें और पंचायत के कर्ज वगैरह वित्तीय स्रोत इतने हों कि इनको सैलरी भी दे पाएँ। बट ऐसा कहीं कुछ हो नहीं पाया अब तक। परंतु पंचायतों के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, उन्हीं के द्वारा स्थानांतरित, मतलब उनका ट्रांसफर किया जाता है, वही नियंत्रित करते हैं। तो स्वायत्तता मिल ही नहीं पाई फिर इनको। अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ये तो की जाती है, इतना यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो राज्य के सीएम के साथ होता है ना, राज्यपाल की नियुक्ति के टाइम पे, कि सीएम को बताया तक नहीं जाता है। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है, नोटिफिकेशन मीडिया में आ जाता है ना, तब उसको पता चलता है। सेम इनके द्वारा कि पंचायतों से सलाह मशवरा किए बिना ही ये सारा काम होता है। फिर अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए कितना 33% आरक्षण है। लेकिन सरपंच पति वाला देखोगे ना कि मेन काम क्या करता है, जो महिला होती है प्रधान, उसका जो हस्बैंड होता है वही सारे काम कर रहा है, बस इनका अंगूठा लगवाता रहता है वो। इसके प्रचलन से क्या है, प्रतिनिधित्व इन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। एक और निकला है हरियाणा तरफ, घूंघट वाला, हर जगह ही है तो उत्तर भारत में, कि महिलाएं जो होती हैं गांव की होंगी, अब प्रधानी का चुनाव लड़ रही हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकली हैं, तो इन्हें बाहर निकलना है तो हर टाइम घूंघट डाल के निकलना है।
आसपास सारे लोग हैं, आदमी हैं इनके आसपास, जो भी सरकारी कर्मचारी जहाँ भी जा रही हैं, जिला पे जा रही हैं, तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है काम करने में। तो यहाँ पे भी है एक सोशल बैरियर जिसको बोलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान तथा सचिव में केवल 10% ही पंचायतों में से, ये देखो 3 लोग हैं, एक सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, दूसरा प्रधान होता है, तीसरा सचिव। तो इस पर एक रिपोर्ट निकली कि इनके संबंध आपसी कैसे हैं। तो एक रिपोर्ट निकली केवल 10% ही ऐसी पंचायतें हैं जहाँ इनके संबंध बड़े अच्छे थे, नहीं तो आपस में चिड़े हुए थे एकदम, जैसे होता है ना, सचिव के संबंध नहीं है। सचिव के बारे में एक और निकला है कि अगर कोई निचले तबके का व्यक्ति बन जाता है प्रधान वगैरह, तो सचिव का उससे बहुत सारे केसेस में उसकी नहीं बनती है, बन नहीं पाती। ये भी सारी चीज़ें हैं। एक बना था आपका जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 80 के दशक में बना था, 1980 के दशक में। क्यों बना था कि उस टाइम तक आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो आया नहीं था, तो राज्यों ने पंचायती राज तो बना दिया था, बट वो इतना मैंडेटरी नहीं था, तो कोई खास काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब खास काम नहीं हो रहा था तो इसको बनाया गया DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सीधा केंद्र की जो प्रायोजित योजना होती थी, मतलब केंद्र प्लस राज्य, 60-40, कहीं कहीं 75-25 भी रहता है योजनाओं में योगदान दोनों का, तो उसको लागू कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो लागू कहाँ होंगे? आपकी ग्रामीण पंचायत स्तर पे। इसकी स्थापना केंद्र प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए की गई थी। लेकिन ये क्या है, नौकरशाही का ही यहाँ पे बोलबाला है। इसका हेड कौन होता है? आपने देखो CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, आज भी होता है, ठीक, और उसके ऊपर DM बैठा होता है, फिर सारे कर्मचारी बैठे होते हैं, यही निपट लेते हैं चीज़ें। तो सारी योजनाएं, सारा पैसा तो यहीं से जाता है, ठीक। तो सीधे नियंत्रण में था और इसकी लगाम जिला कलेक्टर के हाथ में होती थी, और कमोबेश आज भी यही स्थिति है। तो ये क्या है, स्वायत्ता है ही नहीं, नौकरशाही का बोलबाला आज भी है। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां आखिरी देख लेते हैं। तो सामाजिक चुनौतियां तो पता है, एक जाति व्यवस्था है, निचली जाति को आपने दे तो दिया, आरक्षण दे दिया, लेकिन उनके व्यक्ति एक बने तो उसको जल्दी से ग्राम सभा या ग्राम पंचायत एक्सेप्ट नहीं कर पाती। महिलाओं को बाहर निकलना होता है तो समाज की एक चुनौती होती है कि जा रही, कहाँ जा रही, क्या है, ऐसे कैसे क्या करोगे, ठीक। तो परंपरागत जो अवधारणा है वो है। पुरुषवादी जो मानसिकता है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो चुनी गई महिलाएं उनमें साक्षरता दर कम है। कमजोर तबके का जो प्रतिनिधि है उसको पर्याप्त समर्थन भी नहीं मिल पाता है। ये सारी आपकी सामाजिक चुनौतियां हैं। फिर आर्थिक चुनौतियों में देखो, एक तो है पंचायतों के पास वित्त की कमी, एक होता है लोगों के पास वित्त की कमी। तो गांव में भी लोगों की आय में अंतर होता है। कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी बड़े लोग हैं, वो तो आराम से चुनाव लड़के पैसा खर्च करके जीत जाते हैं। लेकिन जो गरीब तबके का आदमी, वो तो चुनाव का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो देने में भी उसके समझो असहाय हो जाता है। वो कैसे चुनाव लड़ने का सोचे? जो दिहाड़ी मजदूर है वो 2 महीने छोड़ के सारा खर्चा करके कैसे चुनाव का सोचे? वो बाहर ही है, वो इस कॉन्टेस्ट से ही बाहर है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो राजनीतिक समझ हेतु पर्याप्त वित्तीय और शैक्षिक साधनों का अभाव है। शिक्षा भी नहीं मिली है, वित्तीय साधनों का भी अभाव है कि वो कहीं जाके उससे जानकारी ले पाएँ। चुनाव में बड़े पैमाने पर खर्च होता है। आजकल तो ग्राम पंचायत के चुनाव में 20-20, 25-25 लाख खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये खर्च निकालेंगे तो बड़े पैमाने भ्रष्टाचार होगा। प्लस इस खर्च को हर कोई वहन नहीं कर सकता, तो जो वहन कर सकता है वही चुनाव में उम्मीदवार बनेगा। धांधली होती है तो पता ही है, बैलेट बॉक्स चोरी हो जाते हैं, फर्जी वोट डल जाते हैं। एक वो थे तोताराम करके थे, यूपी में समाजवादी पार्टी के थे, कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 साल पहले न्यूज में आया था। तो आप ऑलरेडी शायद ब्लॉक स्तर के नेता थे और अच्छा खासे पद पे थे, और आप गए थे, आप ग्राम सभा के चुनाव में जाके खुद पकड़े गए थे, उस पर मतदान जो पथ होता है, मतपथ, उस पर मोहर लगाते हुए 1 साल लगा रहे थे, पूरा वीडियो आया था। तो ऐसे भी चलता है भ्रष्टाचार। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों का चुनाव में भाग ले पाने में असमर्थ होना, ये सारे रीजन हैं। अब एक समराइज कर देते हैं, ये सारी चुनौतियां एक जगह आ जाएं, लेकिन वही है, वो आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। ये केवल ये है कि उनका एक भावार्थ है, सारी नहीं आएंगी यहाँ पे। कि योग प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती, सही और विश्वसनीय तथ्यों की कमी, अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती, अलग अलग संबंध हैं, अलग अलग विभाग हैं, विभागों में मतभेद हैं, तो वो क्या होता है, चीज़ें डिले होती चली जाती। विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, गांव गांव स्तर पर भ्रष्टाचार है, ये है, वो सारी चीज़। इसके बाद लाल फीताशाही, लाल फीताशाही मतलब लेट लतीफ़ी, कि जो फाइल है उस पर लाल फीता लगा दिया, अब वो फाइल दब गई है, फिर वो जब निकलेगी सालों लग जाएंगे। जन सहभागिता की कमी है,
जन सहभागिता, जैसा मैंने बोला कि ग्राम सभा को आपने अधिकार ही नहीं लिए, तो बस केवल पंचायत जो चुन जाते हैं वही 5 साल क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं। योजनाओं के क्रियान्वयन में ढीलापन मतलब देरी। योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यक्तिवाद, कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे मैं और सबका तो छोड़ दो, वजीराबाद यहीं पे है एक पास में, वहाँ पे एक जगह मैं जा रहा था, वहाँ देखा कि रोड एक आधा बना है, दिल्ली में पास में ही है, मुखर्जी नगर के पास में, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण एरिया आता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति का घर, एक व्यक्ति कोई नेता है, तो रोड केवल बीच से बन के उसके घर तक आया, उसके आगे रोड ही नहीं बना। 1-1.5 साल से वहाँ पे एक मित्र रहता है, वो बताता है कि 1-1.5 साल से वो रोड उतना ही है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़े से बोलते हैं ना पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, कि देखो आज दिल्ली में ये चीज़ें चल रही हैं, तो ग्रामीण स्तर पर क्या चल रहा होगा। प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का अभाव है, जन संवाद का अभाव है, आर्थिक संसाधनों का अभाव है, और दलगत राजनीति के दुष्परिणाम भी हैं। ये सारी चीज़ें आपकी चुनौतियां हैं। इसके समाधान देख लेते हैं क्या क्या है। अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए, ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग मिल सके। विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वतंत्र रखने से, मतलब इनको स्वायत्तता मिले से वे अपने अनुभवों एवं कार्यकुशलता के आधार पर कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं। संबंधित समस्या के वास्तविक आंकड़े और तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्रवाई के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर इसको पूर्ण करना चाहिए। राजनीतिक दल जो है हाई कमान से चलने वाले हैं, ठीक है, तो हाई कमानों का नियंत्रण समय समय पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हो रहा है, ताकि उनका मनोबल, लगन और ईमानदारी से वो लोग कार्य करते रहें, मनोबल बना रहे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी ना मिले। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ज़्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हो जाए तो आधा काम हो जाए, जिसमें पिछड़े हुए क्षेत्रों का तीव्र विकास तीव्र गति से हो सकेगा। इसके बारे में बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, 112 डिस्ट्रिक्ट है, उनका बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ। जैसे ही केंद्र ने एक योजना लेके आए, केंद्र का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करता है, राज्य का मुख्य सचिव उसमें शामिल होता है, और बड़े जो फंड आता है बड़े तेजी से काम होता है, ठीक है। अब इसीलिए एस्पायरेशनल ब्लॉक भी 500 ब्लॉकों को बनाया गया है, वहाँ पे भी सेम चलेगा। व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बननी चाहिए, बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन होना चाहिए। आगे चलते हैं। आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायती राज संस्थानों को दिए जाने चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके। जिला स्तर के योजनाकार क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने समय का उचित अंश गांव में गुजारें। मतलब जिला स्तर पर जो योजनाएं बन रही तो वो व्यक्ति गांव में जाएं, ऐसा नहीं वहीं बैठ के योजनाएं बना रहे। यह न केवल आयोजन को कम गूढ़ मतलब क्या होता है, जटिल और अधिक अर्थवान बनाएगा, बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना होगी। ये सारी चीज़ें समाधान की हैं। निष्कर्ष ये है कि क्या कहा है कि आवश्यक हो गया है कि शासन एवं जनता को अपनी जिम्मेदारियां एवं जवाबदारियों को सक्रियता से निभाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक जनता और शासन अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी, तब तक गांधी जी का जो सपना था कि पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई बनाया जाए, इसकी कल्पना अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो आवश्यक है कि जनता और शासन अपनी भूमिका को समझे। तो लास्ट में इसलिए मैंने बोला कि ऐसे टाइप का ही है टॉपिक उन्होंने दिया, तो इसको फाइनली क्लोज करते टाइम एक ऐसे वाली फीलिंग आपको दे दें, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है। इसमें भी एक वैल्यू एडिशन इस बारे में आ सकता है, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आ सकती हैं अलग अलग राज्यों की। आगे चल के देखेंगे कि इसमें स्कोप क्या यूपी का बन रहा है कि अलग राज्य। यूपी का है तो मैक्सिमम चीज़ें आ चुकी हैं आपकी, अलग राज्यों को बन गया तो ये वैल्यू एडिशन जब ये पूरा पंचायती राज खत्म हो जाएगा तो 2-3 पेज का आएगा इस टॉपिक में, ठीक है। ये पेड बैच की जानकारी है। पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। आगे चल के आपको रिवीजन प्रोग्राम चलेगा और साथ में टॉपिक वाइज MCQs होंगे, टास्क दिए जाएंगे जो स्टूडेंट आपस में करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उससे एक एक्टिविटी बनी रहती है। वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आएंगी जिस टॉपिक्स में ज़रूरी होगा, और रेगुलर गाइडेंस के लिए ग्रुप कॉल होती रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसको ज्वाइन करने के लिए ये बैच फीस है। इस नंबर पे फ़ोनपे पेटीएम कर सकते हैं आप, ये नेम देख लेना, और वो जो स्क्रीनशॉट है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर। बाकी आपको क्लासेस सही लग रही तो अपने आसपास के दोस्तों से मित्रों से शेयर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।